तो पुलिस अधिकारी का पहला कर्तव्य होता है कि आदेश का पालन करिए। 30 में 30 नंबर लगातार आउटस्टैंडिंग सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस में कभी निलंबित नहीं, सर्विस में कभी कोई बैड एंट्री नहीं और एक्सेलेंट सर्विस रिकॉर्ड। फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए और वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि जिन मामलों में विवाद हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, उसके समाधान के लिए पूरा जोर लगाएं और यह भी अवगत कराया कि लक्ष्य को पहचानिए। क्विक जस्टिस और ऑन द स्पॉट जस्टिस। जो गलती कोई करे, क्राइम करे, तुरंत 1 महीने के अंदर दंड हो जाए। अपराधी परिस्थितियों के कारण भी बन जाते हैं, यह भी सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़ी लंबी सेवा दिए हैं, डीजी रह चुके हैं, 1982 बैच के आईपीएस हैं। सर्विस के समय में अपने जज्बे को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। वर्तमान समय में समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिटायरमेंट से पहले उत्तर प्रदेश में आप डीजीपी पद के लिए सबसे अहम दावेदार थे। 36 साल तक पुलिस सेवा में आप कार्यरत रहे थे, आपको डीजीपी नहीं बनाया गया। क्या सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया था? क्या इस बात को आपका मलाल नहीं कि इतना सीनियर होने के बावजूद भी आपको डीजीपी नहीं बनाया गया? मित्र, जिंदगी में आदमी को बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ छूट भी जाता है। और आप गीता की वो फिलॉसफी हरदम याद रखिए और मैं भी याद रखता हूं कि कर्म करना हमारे बस में है और फल देना प्रकृति के बस में ही, ईश्वर के बस में है। तो उसी तरह चीज़ों के लिए प्रयास करना, लक्ष्य निर्धारित करना। और जो अहम दावेदार था आपने बताया, तो ये बात सही है कि मेरिट में 2018 में मैं सबसे ऊपर था। 30 में 30 नंबर लगातार आउटस्टैंडिंग सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस में कभी निलंबित नहीं, सर्विस में कभी कोई बैड एंट्री नहीं और एक्सेलेंट सर्विस रिकॉर्ड। साथ ही वरिष्ठता में सबसे ऊपर जी। बाद में मुझे एक अनऑफिशियल बातचीत में बताया गया कि सूर्य कुमार डॉक्टर साहब समाज सेवी ज्यादा हैं, वो पुलिस के बजाय समाज सेवा में ज्यादा रुचि लेते हैं। हो सकता है कि मेरी यह विशेषता, जिससे कुछ लोगों को बहुत अच्छी बात नजर आई, कुछ लोगों को यह कमी नजर आई, हो सकता है इसलिए मुझे डीजी पुलिस के बराबर के पद, चेयरमैन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, डीजी होमगार्ड्स, डीजी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, डीजी पुलिस रेडियो, तो 4 पदों पर रखा गया। तो इन बातों का बड़ा क्षणिक, जहां 37 साल की नौकरी होती है, वहां 6 महीने के लिए कोई डीजी पुलिस बना, कोई डीजी पीएसी बना, इन बातों को मन से कभी नहीं लगाना चाहिए, आगे देखना चाहिए। तो वही मैं भी करता हूं। आपको लखनऊ की कमान बड़े नाजुक मौके पर सौंपी गई थी। बीएसपी का शासन था और लामार्ट स्कूल के पास ही दिन दहाड़े मंत्री जी की हत्या कर दी गई थी। हत्या का खुलासा और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आपको लखनऊ एसएसपी की कमान दी गई। छानबीन में आजमगढ़ के कुख्यात बदमाश अंगद और सूरजपाल का नाम सामने आया था। सूरजपाल को आपने गिरफ्तार करके हजरतगंज चौराहे से पैदल ही कोर्ट तक भिजवाया था। आपने बीच चौराहे पर सूरजपाल से माफ़ी भी मंगवाई थी। ये बीच चौराहे पर माफ़ी मंगवाना और पैदल कोर्ट तक ले जाना, इसके पीछे की क्या वजह थी? क्या आप संदेश देना चाहते थे? जिस समय लखनऊ में एक सिटिंग मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण यादव की हत्या हुई, तो स्वाभाविक है कि जब वर्तमान मंत्री कैबिनेट का उसकी हत्या होगी तो पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा शासन चिंतित हो गया। मैं फर्रुखाबाद में एसएसपी के पद पर तैनात था। मुझे कहा गया कि आप लखनऊ आ जाइए। मैंने निवेदन किया कि आपका आदेश है तो जरूर आऊँगा जी, लेकिन यह है कि जितनी बड़ी जगह उतने ही तरह के दबाव, उतनी ही तरह की
प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, तो मैं बहुत इच्छुक नहीं था। लेकिन आदेश था शासन का, तो पुलिस अधिकारी का पहला कर्तव्य होता है कि आदेश का पालन करिए। तो मैं उस भावना से आया, और जो सबसे बड़े उस समय के शूटर और कंट्रैक्ट किलर थे, उनको सबको पीछा किया गया, बड़ी मेहनत की गई, पकड़ाया गया। और वो एक्सरसाइज तो केवल इसलिए थी कि पूरे शहर के लोग इस विश्वास में कि नहीं, कोई हमारी सुरक्षा में पुलिस विभाग और उसके अधिकारी तत्पर हैं, ये भावना जगाने के लिए और अच्छे लोगों का मान वर्धन करने और गुंडों का मन तोड़ने के लिए वो एक्सरसाइज की गई कि इनको पैदल ले जाया जाएगा, बीच चौराहे पे खड़े होकर हाथ उठा के पूरे शहर से माफी मांगेंगे जी। और वो माफी मांगा उसने कि अब गलती से हमसे गोली चल गई, विवाद हो गया, चल गया, मैं जान नहीं पाया, ऐसे बोला। लेकिन लक्ष्य उसका यह था कि पूरे शहर में पुलिस पर भरोसा जागृत करना और अच्छे लोगों का मान बढ़ाना, गुंडों का मान नीचे करना। मातहत अफसरों के साथ हजरतगंज से चौक तक घोड़े पर बैठकर हाथों में AK-47 लेकर मार्च किया जाता था। आपका ये अंदाज हॉर्स पावर पुलिसिंग के नाम से खूब चर्चित था। आपका मानना था कि पुलिस के अधिकारी जब घोड़े पर बैठकर इस तरह से करेंगे तो जो उनकी ये पुलिसिंग प्रणाली है, इससे बदमाशों के मन में दहशत पैदा होती है, दहशत का डर माहौल पैदा रहेगा। होता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि पुलिसिंग की इस प्रणाली का लाभ पुलिस विभाग को उतना मिल सका जितना आप इस सिस्टम से आप अपेक्षा रखते थे? दोनों बात होती है कि जब फेयर पुलिसिंग होती है, निष्पक्षता, ईमानदारी, कर्मठता, तब पुलिस के अधिकारी सीना चौड़ा करके जनता के बीच उनकी रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। घोड़े पर बैठने का एक लाभ ये होता है कि ऊंचाई से आप सब कुछ देख सकते हैं, वरना कई लोग लंबे होते हैं, पुलिस अधिकारी कर्मचारी से भी लंबे होते हैं, तो दिखता ही नहीं कि उनके पीछे क्या है। तो घोड़े पर चलना। नंबर 2, जब वो असलहा लिए होते हैं तो गुंडे, बदमाश, क्रिमिनल, डकैत, चोर वो डरते हैं कि अरे मुझे मार देगा, फायर कर देगा। यद्यपि वो फायर करने का नहीं होता, जरूरी वो मजबूरी में फायर किया जाता है, लेकिन जरूरी ये होता है कि गुंडों में दहशत रहे। वो जो कहावत है उत्तर प्रदेश पुलिस की कि फूल से भी कोमल सज्जनों के लिए और वज्र से भी कठोर दुर्जनों के लिए, उस भावना के तहत मैंने वो पुलिसिंग प्रणाली आजमाई थी और वो बहुत कारगर रही। लोगों का बहुत विश्वास जगा और उसके कारण लोगों में, गुंडों में दहशत हुई। मेरे पास फ़ोन आते थे, मैं शिमला से बोल रहा हूँ, मुझे यहीं रह लेने दीजिए, मैं आपके लखनऊ वापस नहीं आऊँगा, मेरे खिलाफ इतने केस हैं, मुझे इनकाउंटर मत कराइएगा। मुझे ये दहशत, डर हम लोगों ने इसी तरह से कायम की ताकि पब्लिक सुरक्षित रहे। पहले ही दिन ये घोषणा की गई कि जिले के अंदर कोई भी बहन बेटियां, कोई भी भले आदमी ये महसूस करें कि हमारा कोई भाई बैठा है जो SSP के पद पर है और वो सुरक्षित हैं, एक फ़ोन पर हम खुद उनके घर हाजिर हो जाएंगे। ये आत्मविश्वास पैदा करने के लिए चमत्कारिक पुलिसिंग जी कि गुंडों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे खुशी है कि बाद में उस प्रणाली को कई अधिकारियों ने अडॉप्ट किया कि हमारा क्षेत्र छोड़कर चले जाओ वरना उल्टे नजर आओगे। आपके प्रयासों के चलते होम गार्डों का दैनिक भत्ता बढ़ा दिया गया था। दैनिक भत्ता 350 से 500 रुपये कर दिया गया था। ये कैसे मुमकिन हो सका? प्रदेश सरकार से आपने किस तरह से ये सब सारी चीज़ें बातें मैंने इस बात को अपनी आदत बना ली थी कि जिस पद पर रहना है वहाँ के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए, सेवा के लिए और विभाग को और अच्छा बनाने के लिए जी जान से प्रयास किया जाए। और उसके कारण जनता में, विभाग में उत्साह रहे, मनोबल ऊंचा रहे। इसी भावना के तहत जब मैं DG होमगार्ड बना तो मैंने हरिद्वार से बलिया तक नमामि गंगे जागृति यात्रा निकलवाई। हर जिले में लोगों को, जनता को शामिल किया गया। होमगार्ड के जवान भी साथ में शामिल हुए और गंगा सफाई अभियान चला। उसी क्रम में होमगार्ड लोगों को बहुत कम पैसे मिलते थे, 450 रुपये रोज का भत्ता मिलता था, केवल तनख्वाह नहीं मिलती थी जी। तो शासन से अनुरोध करके माननीय मुख्यमंत्री जी से
योगी जी से अनुरोध करके हम लोगों ने ये निवेदन किया कि इनकी बहुत माली स्थिति कमज़ोर है, तो उस पर शासन ने हमारी पूरी बात सुनकर 500 रुपये रोज़ का होमगार्डों का भत्ता बढ़ाकर कर दिया। वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि एक दिन की आमदनी 350 रुपये में लोगों का परिवार नहीं चलता था, उससे बहुत अच्छा। और उसी क्रम में फिर जब कोर्ट को ये बात मालूम हुई तो कोर्ट ने उनको पुलिस कर्मचारियों के समकक्ष कर्मचारियों के बराबर वेतन मंजूर कर दिया। तो ये ऐतिहासिक कदम था और उसका लाभ पूरे समाज को, पूरे विभाग को उच्च मनोबल के साथ होमगार्ड लोग अपनी सेवा करने लगे। सर, आपके रिटायरमेंट फेयरवेल पार्टी के दौरान एक होमगार्ड ने खुदकुशी की कोशिश की थी। होमगार्ड ने खुद को आग के हवाले कर लिया था। उसने होमगार्ड के जरिए ये आरोप लगाया गया था कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से हम खुदकुशी कर रहे हैं। आत्महत्या के पीछे की असल वजह थी क्या? वो आत्महत्या करने की कोशिश कर बिल्कुल रहा था। उसका विषय ये था कि होमगार्ड विभाग में एक नियम होता है कि अगर 6 साल पहले से कोई विभाग से बर्खास्त है और विशेष रूप से अनुशासनहीनता में बर्खास्त है जी, तो फिर उसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब हमारी मजबूरी क्या थी कि अगर शासन के नियम बने हैं कि विभाग के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप जानते हैं कि बृहत्तर समाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए अगर कोई नियम बनाया गया है तो उसे तोड़ना उचित नहीं है। एक समय होता था, जब आपको याद होगा कि लखनऊ में हजरतगंज में होमगार्ड्स कर्मचारियों की भीड़ ने लाठी डंडा ले करके लोगों को मारा, दौड़ाया, अपने अधिकारियों को भी मारा, दौड़ाया। तो उस आरोप में तमाम लोग बर्खास्त हो गए, अनुशासनहीनता का आरोप लगा। तो क्या अब ये वाजिब था कि मैं उन लोगों को वापस ले लूं? जो मेरे पास मामले आए मैंने उसको एक एक को परीक्षण किया। दुर्योग से ये घटना न तो मेरे कभी संज्ञान में आई थी कि बरेली का कोई होमगार्ड है जो सर्विस से अनुशासनहीनता में बर्खास्त है, और ऐसे हजारों मामले हैं, तो मेरे संज्ञान में नहीं था। वो उसने सोचा कि शायद ऐसे अवसर पर जब सब लोग इकट्ठा हैं, अगर मैं आत्महत्या का प्रयास करूंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। दुर्भाग्य रहा कि अस्पताल में गया, वहाँ से बरेली वापस गया और उसने आत्महत्या का प्रयास किया। जहाँ तक मुझे याद आता है शायद बाद में उसकी बरेली में मृत्यु भी हो गई। लेकिन कठिनाई होती है कि इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ कभी कभी आती हैं, परंतु समाज के बृहत्तर हित में इस प्रकार की मर्यादाओं का कष्टपूर्वक पालन करना पड़ता है। जी, कि हम उस दिन रिटायर भी हो रहे थे, तो उसके मामले में कोई कार्यवाही करने का स्वाभाविक है कि रिटायरमेंट के बाद आपको अधिकार नहीं रहता। तो वो नए अधिकारियों ने कुछ उस पर कार्यवाही की कि नहीं, मुझे अब ज्ञात नहीं है। सर, आपने अपने कार्यकाल के दौरान राम मंदिर को लेकर शपथ ले ली थी, जिसके चलते बड़ा विवाद हुआ था। शपथ लेने वाला पूरा मामला आप किस तरह से देखते हैं? पुलिस सेवा में कार्य कर रहे किसी अधिकारी के जरिए सर्विस के समय में इस तरह का कदम उठाना आपके हिसाब से कितना बेहतर है? वो कुछ लोगों को उसमें गलतफहमी हुई। हुआ क्या था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि समाज के हर जागरूक व्यक्ति का, पक्षों का कर्तव्य है कि समाज के बृहत्तर हित में हिंदू मुस्लिम बैठकर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को हल कर लें। ठीक, और इस समाधान शांतिपूर्वक हो जाए ताकि ये सांप्रदायिक विवाद जो इतने सालों से चल रहा है, उसके कारण कटुता उत्पन्न हो रही है, तो वो ना हो। तो एक बैठक हुई, उसमें तमाम शहर के अलग अलग वर्गों के लोग आए, उसमें मैं भी था। तो मीटिंग में चर्चा हुई कि हम लोग दृढ़ संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं कि शांतिपूर्वक बातचीत कराकर इस मामले का समाधान निकालेंगे कि मंदिर बन भी जाए और विवाद भी सुलझ जाए, लड़ाई झगड़ा न हो। और आप जानकर खुशी होगी कि उसी के बाद ये मामला जोर पकड़ा, समाज के लोगों ने जोर लगाया, जगह जगह लोगों में जागृति हुई और अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर भी बना, उससे थोड़ी दूर पर मस्जिद भी बनी और सदैव सदैव के लिए ये विवाद खत्म हो गया जो बहुत सालों से चल रहा था। उसके कारण दंगे होते थे, झगड़े होते थे। मैं समझता हूं कि आप इस बात को
अप्रिशिएट करेंगे कि एक सकारात्मक काम में शांतिपूर्ण समझौता सुलह के द्वारा ये विवाद निपटना, मंदिर का निर्माण होना और थोड़ी ही दूर पर मस्जिद का निर्माण होना, ये आदर्श समाधान था और उस दिशा में प्रयास किया हम लोगों ने, वो सफलीभूत भी हुआ। तो कुछ लोग उसको ये कहने लगे कि अरे आप सर्विस में रहते हुए कैसे कह सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम धारा 149 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होता है कि जिन मामलों में विवाद हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, उसके समाधान के लिए पूरा जोर लगाएं, प्रयास करें, ये कर्तव्य है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो खाली एक तरफा बात जानकर अरे अरे कैसा कह दिया, अरे अरे ऐसा कह दिया। सर 31 अगस्त को आप अपने पद से रिटायर होने जा रहे थे। ऐसे में आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा था, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की मांग की थी। आपने लिखा था कि 2019 के चुनाव में आप बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। आपने 23 जुलाई को मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, ये चिट्ठी लीक हो गई। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ लिया था। आप पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? इस पूरी चिट्ठी का भाव क्या था और किस तरह का संदेश गया लोगों को और किस तरह की ये बातें फैली थी? कुछ जैसे आप काम करते हैं तो कुछ लोगों को उसका पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता, तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट वो लोग समझ लेते हैं और उस बात पे चर्चा करने लगते हैं। मैंने मुख्यमंत्री हमारे इमीडिएट बॉस थे, मैं पुलिस के सर्वोच्च पद पर, होमगार्ड के सर्वोच्च पद पर था, डीजी पुलिस होमगार्ड्स, तो मेरे कंट्रोलिंग अफसर थे। मैंने उनको पत्र लिखा कि मैं अभी अपने को इतना स्वस्थ महसूस करता हूं कि आगे भी कोई काम मैं करना चाहता हूं, करूंगा, और इसके लिए और ये भी अवगत कराया कि विचारधारा के रूप में राष्ट्रीय विचारधारा की एक ही पार्टी है देश में, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो देश को, समाज को महत्व देकर आगे बढ़ाकर काम करना चाहती है, जिसमें कोई परिवार के कारण नहीं, अपनी मेहनत, बुद्धि, विवेक के कारण आदमी आगे जाता है। इन सब विशेषताओं के कारण मैं आगे रिटायरमेंट के बाद भाजपा के लिए काम करूंगा। और आपने देखा आज लगभग 2.5 साल बाद वो बात आप स्वयं देख रहे होंगे कि मैंने जितनी अपने शरीर में, मन में, बुद्धि में शक्ति है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। जी, अगला क्वेश्चन सर हमारा वही, रिटायरमेंट के बाद आप बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद आपने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। क्या आपके मुताबिक बीजेपी ने आपको वो जिम्मेदारी दी जिसकी आप अपेक्षा रखते थे? आप जो अपेक्षा रखते ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है साहब जी, कि हमारी उम्मीद और उनके पूरा होने का क्रम अगर उसमें कुछ अंतर होता है तो मनुष्य को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में जब ज्वाइन किया, उसके थोड़े दिन बाद मुझे प्रशासनिक कार्यों का प्रभारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक कार्यों का प्रभारी बनाया गया कि कोई भी प्रशासनिक काम होंगे आप उनको देखेंगे। तो ये एक जिम्मेदारी थी और है। अब कहने को आप कह सकते हैं कि उससे बड़ी भी जिम्मेदारी होती हैं, लेकिन फिर वही बात कि आप, यानी मैं अपना काम कर रहा हूं, करता रहूंगा, और जो जिम्मेदारी, जो काम, मैं तो जिम्मेदारी से ज्यादा इसे काम समझता हूं, जो काम मुझे मिला है उसको मैं निष्ठापूर्वक कर रहा हूं, और बाकी निर्णय देना, उसका आगे प्रतिफल देना विभाग का, शासन का, अधिकारियों का, जो भी जिम्मेदार होते हैं उनका काम हुआ करता है, वो देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ जब तक शरीर में जितनी दमखम है, समाज की भलाई के लिए और जो लोगों की सेवा के लिए, मदद के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूं और करता रहूँगा। सर हमारा अंतिम सवाल ये है कि आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में रहे हैं। मजबूत पुलिसिंग प्रणाली के लिए आपके हिसाब से किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे अपराधियों में पूरी तरह से पुलिस का खौफ बना रहे, यानी अपराध की जो गतिविधियां होती हैं उस पर पूरी तरह से? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मैंने पुलिस विज्ञान पर रिसर्च भी किया है, पीएचडी किया है, उसी के आधार पर मुझे डॉक्टरेट मिली है। जो अभी भी सुधार की, यद्यपि इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गुंडागर्दी कम करने में बहुत
सफल और बहुत अच्छा काम किया है कि तमाम गुंडे बदमाश जमानत कटा के जेल चले गए, तमाम मुठभेड़ों में मारे गए। और एक बात बताऊं, छोटी छोटी बातें लोग उठा सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नियम का पालन नहीं हुआ, लेकिन जब आप कोई बृहत्तर कार्य करते हैं तो उसमें छोटी मोटी बातों को इग्नोर भी किया जाना चाहिए। ये नहीं कि वो ये नियम नहीं, वो नियम नहीं, अरे लक्ष्य को पहचानिए। अब अगली बात, क्या सुधार होने चाहिए? नंबर 1, अगर हमारे समाज की न्याय व्यवस्था जो पुलिस से जुड़ी हुई है वो तत्पर हो जाए, यानी कि जो गलती कोई करे, क्राइम करे, तुरंत 1 महीने के अंदर दंड हो जाए, स्पीडी जस्टिस, क्विक जस्टिस और ऑन द स्पॉट जस्टिस। जहां घटना हुई वहीं मजिस्ट्रेट साहब, वहीं जज साहब पहुंचें, अपने वहीं पे गवाही देखें, वहीं पर चेक करें। अगर 1 दिन में नहीं होता दूसरे दिन चले जाएं, लेकिन हर हालत में 1 महीने में उस मामले में निर्णय हो जाए। नंबर 2 कि अगर बहुत से नियम बदल गए, परिस्थितियां बदल गई हैं, जैसे आपने देखा होगा लोग दूसरे को लोन देते हैं और फिर वो लोन देने वाला पैसे नहीं लौटाता और वो परेशान रहता, उसका बिजनेस बैठ गया। किसी की जमीन को, किसी के मकान को किराए पे लिया और उस पर कब्जा कर लिया और वो कहता है दीवानी मामला है। सालों साल चलते रहते हैं ऐसे मामले और समाज में अन्याय का भाव जाता है कि कोई सुन नहीं रहा, कोई न्याय नहीं कर रहा, मेरे पैसे फलाने लिए हैं वो लौटा नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। तो मेरा मानना है कि मोबाइल कोर्ट, ऑन द स्पॉट जस्टिस, वहां पहुंचे हमारे न्याय करने वाले लोग और पहुंचकर वहीं पर न्याय करें। नंबर 3, अपराधी परिस्थितियों के कारण भी बन जाते हैं, ये भी सही है। तो अपराधियों के सुधार का एक मजबूत विभाग, क्रिमिनल रिफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इनसाइड द जेल्स, जो बच्चे बिगड़ जाएं उनको वहां ला करके क्रिमिनल रिफॉर्मेशन का काम कराया जाए, काउंसलिंग के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, उनके प्रवचन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, तरह तरह के उपाय हैं। और अगली बात कि क्राइम होने न पावे, पहले पुलिस को पता लग जाए, इसके लिए एक होता है क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, खबर लग जाए कौन क्या करने वाला है। तो हमारा अभी क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बना ही नहीं है। केवल LIU होती है, वो पता लगाती है कि आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करती है, पासपोर्ट चेक करती है और बहुत सी चीज़ें चेक करती है, लेकिन पहले से प्रिडिक्ट करना क्राइम को जी, ये क्राइम होने वाला है, इसको ऐसे रोका जाए, इसकी अभी इंतज़ाम नहीं है, ये इंतज़ाम होना चाहिए। एक और बात, जनता से व्यवहार, दुर्व्यवहार एक परमानेंट समस्या रही है, पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार की समस्या आती है। मेरा मानना है कि जितने लोग पुलिस के दुर्व्यवहार करते हैं उनको चिन्हित करके अलग ट्रेनिंग कैंप लगाए जाने चाहिए, उनको ट्रेन करके तब तक उनको अलग किसी शाखा में, पुलिस लाइन में, PSC बटालियन में काम पे दिया जाना चाहिए जब तक उनका व्यवहार सुधर न जाए, जब तक वो समाज के लिए अनुकूल न हो। और इस पर अभी तक कोई रिवार्ड मेडल नहीं दिए गए। मेडल में मिलते हैं, बहादुरी का मेडल, इनकाउंटर करने का गैलेंट्री मेडल, लेकिन सद्व्यवहार का पुरस्कार, अच्छे काम, अच्छी सेवा का पुरस्कार, ये अभी शुरू ही नहीं हुए। तो ये मेरा सुझाव है कि अच्छे जनता से अच्छे व्यवहार के भी मेडल बांटना शुरू किया जाए, तब देखिए प्रेरित होंगे लोग। सर, NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेबाकी से कई सवाल पूछे और मैंने भी उतनी ही फ्रैंकली उन बातों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DG डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ल जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसे ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।